टॉपिक है हमारा त्रिभुज। आज हम त्रिभुज के बारे में देखेंगे, इसके हर एक कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे। क्लास 6 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 12 को सॉल्व किया था और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज। ठीक है। त्रिभुज में कुछ टॉपिक है इस चैप्टर में। हम इकाई 13 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना दिया है। जैसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। कितने त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक पहला होता है कि हमारा आकृति के आधार पर, और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। आकृति का मतलब होता है कि उनके साइज के आधार, लंबाई, तो जो रेखा है उनके आकार के आधार पर, और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। ठीक है, तो वो कुल मिला के हमारे होते हैं 6। अभी हम उसको एक एक करके देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक, फिर आती है त्रिभुज की रचना, कैसे हम त्रिभुज एक बनाएंगे, उसके जो भी माप दिए होंगे उसके अनुसार हम बनाएंगे। फिर आती है हमारा अगला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, आकृतियों की सर्वांग समता। जो हमारे कुछ आकृतियां होंगी हमारे पास, हम देखेंगे क्या सर्वांग समता का मतलब होता है कि क्या वो एक दूसरे जैसी लगती हैं। जैसे ये एक किताब है और सेम अगर यही किताब होगी तो ये एक दूसरे को क्या होगा, ढक लेगी। ये होती है सर्वांग समता। ठीक है, समान आकृति जो होती हैं, मतलब समान, देखिए समरूपता और सर्वांग समता में कुछ सिमिलरिटीज भी है और थोड़े से चेंजेस भी हैं। वो हम आगे चल के अभी इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। अब दूसरी आती है, वही हम आकृतियों की सर्वांग समता देखेंगे और फिर त्रिभुजों की भी सर्वांग समता देखेंगे। ठीक है, तो आकृति, फिर समरूपता, इन्हीं दोनों आकृति और त्रिभुजों की समरूपता भी हम देखेंगे। और सर्वांग समता और समरूपता में क्या संबंध है ये भी हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। लेकिन ये हमारे अलग अलग सब वीडियो होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग त्रिभुज के प्रकार को देखेंगे। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे और उसके बाद फिर अगले त्रिभुज के आकार के आधार पर फिर जो हमारे चैप्टर होंगे 13A, फिर उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर 13B के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि हमारा ये त्रिभुज की रचना है। उसके बाद फिर हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे 13B को। इसी तरीके से जैसे हम अभी तक लगाते आ रहे हैं उसी क्रम में चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट फिर चैप्टर। ठीक, एकेडमिक क्लास की तरह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज के प्रकार के बारे में देखते हैं और हम आपको इसको डिटेल में अब इसकी बताते हैं क्या होता है। देखिए, मैंने चार्ट बना दिया आपको ताकि याद हो जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, त्रिभुज के दो टाइप होते हैं यहाँ पर। एक होता है हम भुजाओं के आधार पर देखते हैं और दूसरा होता है हमारा कोणों के आधार पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर हमने यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन अभी हम पहले बात करते हैं त्रिभुज। सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं, त्रिभुज होता क्या है और इसकी कुछ चीजें हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात करें तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति है, इसे हम कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं ए बी सी। अब देखिए इनकी बात करते हैं यहाँ पर। अब ये क्या है, ए बी सी, ये हमारे जो है ये बिंदु हैं और ये जो भुजाएं हैं ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या है, ये हमारी भुजाएं हैं। ठीक है, और ये जो ए और बी सी क्या है, ये हमारे शीर्ष हैं। एक मैं त्रिभुज उधर बनाता हूँ, उसके बाद में आपको इधर से भी बीच में है तो ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, ए बी है। ठीक है, शीर्ष कौन कौन से हैं यहाँ पर? अगर मैं शीर्ष की बात करूं तो ए है, बी है, सी है। ठीक, ये शीर्ष है, ए बी सी हमारे तीन शीर्ष हैं। और भुजा कौन कौन सी हैं? देखिए भुजा कौन कौन सी हैं, ए भी एक भुजा है। देखिए ये रेखाखंड होती है एक तरह की। हम यहाँ बात करते हैं ये तीन भुजाओं से, भुजा का मतलब होता है एक रेखाखंड है। तो ए बी के ऊपर एक लाइन अगर हमने खींच दिया तो इसका मतलब होता है ये रेखाखंड है। ये रेखाखंड इधर है, एक इधर है, एक इधर है। इन तीनों रेखाखंडों की एक बंद आकृति बन रही है यहाँ पर, उसी को हम बोलते हैं त्रिभुज। और अभी बात करते हैं बी सी और होगा ये सी ए। ठीक, ये ए बी होगा, बी सी होगा और ये सी ए होगा। ये तीन हमारे पास भुजाएं हो गई।
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कोणों की बात करते हैं। देखिए एक कोण इधर होगा, एक कोण इधर होगा, एक कोण हमारा ये होगा, यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं। ठीक है, 3 कोणों का कैसे हम नोटेशन करेंगे? हमारे पास देखिए कोणों को नोटेशन करने का 2 तरीका है, एक शॉर्ट फॉर्म में हम दिखाते हैं और एक होता है इसका फुल फॉर्म दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम शॉर्ट में अगर हम बात करें, अगर मैं इसको शॉर्ट में बात करूं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, लेकिन ये तब तक सही है जब सिर्फ एक ही कोण यहाँ होने चाहिए। अगर यहाँ पर कोई और कोण भी है तब हमें इसको फुल नोटेशन देना पड़ेगा। और दूसरा कैसे हम लिखते हैं, अगर देखिए दूसरे वाले में थोड़ा सा लॉजिक है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। देखिए अगर मैं कोण की बात करूं, इस कोण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका पहले वाले कोण का हम नोटेशन करेंगे, या तो हम BAC करें या CAB करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं BAC। ठीक है, अभी हम बताते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, BAC इसका मतलब ये हुआ कोण का शीर्ष किस पर है? BAC का कोण का शीर्ष, अगर हम फुल नोटेशन में अगर हम ये 3 शीर्ष पर अगर हम दिखाते हैं तो हमारा जो कोण होता है वो बीच वाले पर होता है। ठीक है, ये कोण जो होगा हमारा बीच वाले पे होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? कोण ABC, और तीसरा होगा कोण BCA। देखिए यहाँ पर कोण A हो गया, कोण B हो गया, कोण C हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। अगर अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूं दूसरे में ABC, तो इसमें कोण किस पर बात की जा रही है? ये B वाले की, बीच में कौन है? B है, तो ये होगा हमारा शीर्ष जो होगा वो है B। ये इस शीर्ष की बात की जा रही है, इस शीर्ष पे जो कोण बना है ये उसका नोटेशन है। और अगर इसकी शीर्ष पर नोटेशन की बात करें तो ये है BCA, C देखिए सेंटर में है। ठीक है, चलिए ये आपको मैंने कोण के बारे में बताया। ठीक है, तो अभी कोण के बारे में इतना ही है, किताब में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बाकी और आगे हम देख लेते हैं स्टेप से। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं हम कोण के प्रकारों की। ठीक है, तो पहले हम भुजा के आधार पर बात, ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर इसमें कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा, और इसमें कोई हार्ड लॉजिक नहीं है, सिर्फ सिंपल मैंने जो त्रिभुज होता है उसका डेफिनेशन और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये मैंने आपको बताया। शीर्ष, भुजा, कोण, ये हमारे शीर्ष हैं, और ये जो हैं ये हमारे भुजाएं हैं, जो कि हमारा AB, BC और CA है। और कोण जो है हमने 2 तरीके से आपको नोटेशन दिखाया है। पहला वाला ABC अगर हम डायरेक्ट दिखाएंगे तो है, लेकिन सिंगल नोटेशन में क्या होता है, ABC में प्रॉब्लम तब होती है जब यहाँ पर मल्टीपल कोण अगर आ जाएंगे, तब ये सही नहीं है। मल्टीपल कोण की बात करने का मतलब हमारा ये है, जैसे ये एक कोण हुआ ना ABC, ठीक है, ये कोण है, त्रिभुज नहीं है, ये कोण की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, अगर मैं ये बात करूं तो यहां मैं डायरेक्ट अभी B लिख सकता हूं, मैं कोण B लिख, क्योंकि इसमें एक ही है। अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री का है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोण सदिश 60 डिग्री है। इसका नोटेशन देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल B बराबर 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर कोई और कोण हो गया, ये तीसरी भी है, अब ये हो जाएगी 30 डिग्री, अब ये हो जाएगी 30 डिग्री। तो अब इसकी बात करें B, ठीक है, तब यहाँ कोण B लिखने में ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये किसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुल नोटेशन लिखेंगे। अगर कोण B की बात करेंगे तो ये पूरे को माना जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें पूरे को नहीं दिखाना है, हमें अगर सिर्फ 30 डिग्री को दिखाना है तो हमें ये फुल नोटेशन का यूज करना पड़ेगा, ABD, और दूसरे के लिए DBC करना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ गया होगा कोई डेफिनेशन, और दोनों में अंतर भी। चलिए, तो अभी हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। अगर इसमें भी कोई डाउट्स है तो कमेंट से जरूर पूछिए। चलिए, अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूं।
चलिए भुजाओं के आधार पर हम पहले देखते हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। जल्दी जल्दी कुछ लिखा जाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। देखिए समबाहु का मतलब, आप इस नाम को देखिए, समबाहु, सम का मतलब होता है, अगर मैं ऐसे बात करूं, याद करने के लिए आपको देखिए मैं लॉजिक बता रहा हूं। समबाहु, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक है, समान भुजा, जो समान भुजा वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। अगर इन तीनों भुजाओं की जो साइज है, लंबाई है, वो अगर समान है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये देखिए समान भुजा, समान भुजा मतलब तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए, तब ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं, मतलब तीनों भुजाएं, सभी का मतलब क्या, तीन ही भुजाएं सिर्फ, तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। आपको याद करने की लॉजिक है समबाहु, जिसका नाम से ही लग रहा है, देखिए सबका नाम में ही सब पूरी परिभाषा छुपा हुआ है। समबाहु, समान भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर, 5 मतलब ये 5 फिक्स नहीं है, चाहे जो भी होगा, लेकिन तीनों भुजाओं की लंबाई समान होगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इसके भुजा की बात करें और भुजाओं की लंबाई की बात करें, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा सी ए। ठीक, ये लॉजिक, वही तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये भी है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा समबाहु त्रिभुज का परिभाषा, और लॉजिक भी यही है कि अगर ऐसे कहीं दो भुजाएं का नाम या एक भुजा का मान अगर दिया हुआ है और पूछा जाए बाकी दो का बताइए, और ये अगर लिख दिया गया कि समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों भुजाओं का समान भुजा का माप होगा, जो एक दिया होगा एक का, वही दोनों का भी होगा। ठीक है, चलिए समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज की हम बात करते हैं। समद्विबाहु, देखिए अब इसके लिए नाम की अगर हम बात करें, देखिए समद्विबाहु का मतलब होता है, ये होगा समान, और द्विबाहु का मतलब दो भुजा, दो भुजा। अगर ऐसे किसी त्रिभुज का जिसका दो भुजा समान हो, तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये हो गया और एक ये हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है 6 सेंटीमीटर है। ये भी दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। दो भुजाएं बराबर होने से इसकी परिभाषा जो होगी समद्विबाहु त्रिभुज की होगी। जो अब यहाँ पर जो लॉजिक था, ए बी बराबर बी सी होगा, लेकिन इन दोनों में से किसी के बराबर ये नहीं होगा, ए सी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अगले हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। तीसरा हमारा होगा विषमबाहु। ठीक है, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज जो है, विषम का मतलब क्या होता है? अभी हम सम की बात कर रहे थे। सम का मतलब होता है समान, और विषम का मतलब होता है जो समान ना हो। ठीक है, ऐसे त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा समान ना हो, उसे हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, हम किस त्रिभुज की बात करते हैं? सी,
ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। कोई भी भुजा बराबर नहीं है यहाँ पर। अगर हम इस तरीके से बात करें जीवा से, नॉट इक्वल टू ए बी, नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी ए। अरे हैश बना दिया इसको, नॉट इक्वल। ठीक है। यहाँ पर कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है। और विषम बाहु त्रिभुज का मतलब यही हुआ कि इसमें कोई भी भुजा एक दूसरे के क्या किसी के भी बराबर नहीं होगा। अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो उसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। तो परिभाषा के आधार पर, मतलब ये भुजाओं के आधार पर यही 3 थे और एक ही परिभाषा ही ऐसी सिंपल थी, बस ये था ही। विषम बाहु त्रिभुज में हमारे एक भी भुजा बराबर नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होंगी और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कोणों के आधार पर। चलिए कोणों के आधार पर अगर हम बात करें, पहला आता है समकोण त्रिभुज। समकोण का त्रिभुज का परिभाषा होता है हमारा, जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। लिखा होगा ए बी सी। यहां पर हमारे इस त्रिभुज को हम देखते हैं और यहां पर देखिए कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है। और फुल नोटेशन की अगर बात करें तो ए बी सी बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का कंडीशन ये मस्ट है, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। और बाकी इससे तो कम ही होंगे हमेशा। ठीक है। चलिए ए बी सी हमारे समकोण त्रिभुज, और इसमें कोई परिभाषा नहीं है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है। एक किसी भी एक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण होना जरूरी होता है उसमें। ठीक है। चलिए दूसरा बात करते हैं अधिक कोण की। अधिक कोण। अभी देखिए इन पर जो आधार पर सवाल हम लगाएंगे चैप्टर का, तो भी और इसमें जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इसी सब कॉन्सेप्ट पर हम सवाल लगाएंगे। अभी हम सिर्फ परिभाषा की बात कर रहे हैं, परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक। चलिए अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक शीर्ष, 3 शीर्षों में से एक शीर्ष 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। 3 शीर्ष में ये इस तरह की बनेगी ए बी सी। अब ये जो होगा हमारा, ये मान लीजिए 130 डिग्री होगा। 1300 डिग्री नहीं है, ये 130 डिग्री है। ठीक है। बाकी जो होंगे वो अलग होंगे। मैं अभी यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ ए बी सी। अब ये जो होंगे, अब देखिए एक चीज और इसमें अभी लॉजिक बताता हूँ मैं। चलिए अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब अधिक कोण हो गया। ठीक है। तो बता ही देता हूँ। देखिए जो त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज होगा, उन तीनों कोणों का योग, ये भी अभी मैं बताता इसको। हाँ, उसमें मुझे जब मैं आपको त्रिभुज बता रहा था डिफरेंस, उसमें मैं बता देना चाहिए था। ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ। तो तीनों कोणों का जो योग होता है, शीर्षों का योग जो होता है, वो होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिए अगर ये 130 डिग्री है तो बाकी दो कितना होंगे, ये देखिए यहाँ कंपलसरी नहीं है कि ये दोनों भी समान होंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ बात की जा रही है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एग्जांपल के लिए अगर हम इसको अगर पूरा बनाएं तो हम बता सकते हैं कितना, 130 डिग्री। कितना हमारे पास बच रहा है, 50 डिग्री। ये हमारा जो हो जाएगा ये 25 और 25 डिग्री।
ठीक है। 130 डिग्री ये है तो टोटल हमारा 180 होना चाहिए, और ये 130 है तो ये 25 डिग्री के ये कोण होंगे। ठीक है, लेकिन ये मस्ट नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ सम अधिक कोण त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। अधिक कोण त्रिभुज की जो परिभाषा होती है, हम बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोण बी बराबर, देखिए समकोण त्रिभुज में जो कंडीशन था 90 डिग्री का, वो 90 डिग्री होना चाहिए। 90 से ना कम होना चाहिए, ना 90 से ना ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, वो 90 डिग्री एक मस्ट परिभाषा लिख दिया गया था वहां पर कि इक्वलिटी 90 डिग्री का मतलब वो 90 डिग्री ही होना चाहिए। लेकिन अधिक कोण के साथ ये मस्ट नहीं है कि हमारा कोई डिग्री फिक्स होना चाहिए, जैसे 130 डिग्री 140 डिग्री होना चाहिए। बस ये कितना होना चाहिए, कोण बी बराबर यहाँ पर होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये सिंबल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन बी इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री लिखा गया है। इसका मतलब कि ये 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अब ये उसके बाद ये चाहे जितना हो सकता है, चाहे जितना का मतलब कुछ भी नहीं है, 180 डिग्री तक जा सकता। लेकिन 180 डिग्री का कोण जब बनाएंगे तो वो हमारा आपका बन जाएगा, रेखीय कोण बन जाएगा। वो यहाँ पर बात नहीं की जा रही, तो हमारा वो कोण नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो 180 से कम कुछ भी बन सकता है, ये 90 से ज्यादा, 180 से कम, 179 भी बनेगा तो भी एक त्रिभुज बनेगा। पहले देखिएगा से नहीं, एकदम करीब ही बनेंगी ये रेखा, लेकिन वो 1 डिग्री में एक बनेगा त्रिभुज। ठीक है, 180 से कम। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, 180 से ज्यादा होनी चाहिए और लेस देन 180 डिग्री। ये इसकी परिभाषा होगी। देखिए ये कोण बी की हम यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन ये आप ये मत जाइए कोण बी मतलब एक शीर्ष की बात करूं तो, मैं कोण की ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, एक शीर्ष। ठीक है, ये आपको सही परिभाषा देगा, एक शीर्ष, कोई भी एक शीर्ष, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। यहाँ मैंने बी किया है, अगर मैं यहाँ ए कर दूंगा तो यहाँ ए हो जाए, यहाँ बी करूंगा, ए यहाँ कर दूंगा तो ये हमारा नोटेशन बदल जाए, ए बी सी कर दूंगा, चाहे इस तरफ से कर दूंगा, इससे कोई नाम से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने एक शीर्ष लिख दिया। एक शीर्ष जो है या तो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए या तो 100। और दूसरी कंडीशन भी है, ये मस्ट है, ये कंडीशन, ये 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 180 डिग्री भी बन जाएगा तो भी हम तब हमारा क्या होगा, ये त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, फिर ये त्रिभुज नहीं रह जाएगा, फिर ये होगा, बी होगा, सी हो जाएगा, ये एक रेखीय त्रिभुज बन जाएगा। और रेखीय त्रिभुज जो होता है वो त्रिभुज नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भुजा ही नहीं है, मतलब ये भुजा होता त्रिभुज की भुजा नहीं है, भुजा तो है इसकी इसी के अंदर ही है। लेकिन अगर 179 की बात करें तो इसके बीच में एक स्पेस बनेगा, और वो हमारा ये जो तीसरी जो कर्ण होगी वो इनसे कुछ हट के जाएगी। देखिए अगर मैं उसकी बात करूं, 179 की बात करूं तो ये इस तरीके से जाएगी और ये वाली इससे मिलेगी। अब ये बहुत करीब होगा उसके पास। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा आपको समझ में आ गया, मैंने पूरी लॉजिक बता दिया आपको, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। से एक शीर्ष जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम होना चाहिए, तो वो होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, त्रिभुज के, मैं जो त्रिभुज का परिभाषा बता रहा था उसको ध्यान नहीं, त्रिभुज के तीनों शीर्षों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन जब आएंगे तो इन्हीं सब आधार पर हमको लगाना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों शीर्षों का योग या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं न्यून कोण। तीसरा न्यून कोण। देखिए न्यून का मतलब होता है 90 से कम। न्यून कोण जब त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों शीर्षों के कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं
तीनों कोण बराबर कितने होने चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तीनों कोण जो है हमारे वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए, यह इसकी परिभाषा है। अगर जैसे इस तरीके की बात करें तो 60 डिग्री है ये, मान लिया ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो देखिए यहाँ तीनों अगर कोण हम जोड़ेंगे, देखिए ये जरूरी नहीं है कि तीनों 60 होने चाहिए, 90 से तीनों कम होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए 60 60 60 अगर हम करेंगे तो 180 कोण आएगा, मतलब 180 डिग्री आएगा। और अगर मैं बात करता हूँ एक और इस तरीके की, चलिए इस तरीके का हम बात करते हैं। ये मान लीजिए 90 डिग्री लग रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, ये कम है, 80 डिग्री है। और ये जो है अगर मैं इसको मान लूं 50 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, 80 डिग्री गया तो 50, और ये भी नहीं, तो ये तो 50 कर लिया तो ये भी 50 बचेगा। लेकिन मैं इसको 50 नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको 40 करता हूँ, और फिर ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तीनों का 180 हो जाएगा, 60 40 100 और 80 180। ठीक है, ये 80 है। ठीक है, देखिए ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों कोण क्या है, 90 से कम है। तो ये हमारा है न्यून कोण की परिभाषा है। ये न्यून कोण त्रिभुज है। ये तीनों शीर्षों का जो कोण है ए बी और सी, ये तीनों जो कोण है वो 90 डिग्री से कम है। तीनों कोण मैंने इसलिए परिभाषा में इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये हमारा ये कोण के प्रकार खत्म हो गया। अगर इसमें आप कोई लॉजिक ऐसी चीज है जो आपको लग रहा हो छूट गया है तो आप बता दीजिएगा कमेंट से, तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक याद करने वाली ऐसी लॉजिक बताई है, सिर्फ मतलब एक सिंपल परिभाषा ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, एक दो बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसीलिए मैंने ये चार्ट भी बनाया है ताकि आपको एक ही बार में, जैसे अपनी आंखों से क्या होता है, जैसे ना एक बार देख लिया तो एक फोटो खींच जाना चाहिए, ये इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए इसको। चलिए आगे हम बात करते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता देखिए एक अलग टॉपिक है त्रिभुज से, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करता हूँ। ठीक है, देखिए आकृति की सर्वांग समता है और एक त्रिभुज की सर्वांग समता है, दोनों को अलग अलग हम देख लेंगे। और फिर उसके बाद चैप्टर 13A को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो है सर्वांग समता के ही हैं और थोड़े से त्रिभुज पर भी हैं। ठीक है, तो अभी तक देखिए इसमें अगर कोई डाउट हो या कोई चीज़ ऐसे टॉपिक हो जो छूट गया हो या आपका कोई अगर सुझाव है तो आप कमेंट से हमको ज़रूर बताइएगा। और कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, फिर क्लास 7 और 8 का भी शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो इस वीडियो नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल बटन है उसको टच कर लीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, अगर गार्जियन है तो आप बच्चों तक जरूर पहुँचाइए। Thanks for watching.